कि मुझे ये इस परिवार की सेवा करने का फिर से अवसर मिला। पिछले 5 साल में मुझे ये गर्व की अनुभूति होती है और मैं हमेशा छाती ठोक के ये बात कहता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्य से जुड़े 50,000 करोड़ से ज़्यादा के काम अपने इस क्षेत्र में चल रहे हैं। कुछ काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, कुछ करना है, कुछ में और तेजी लानी है। वो तमाम कामों को पूरा करने का मुझे ये अवसर मिला है और उसके अलावा भी अभी भी बहुत कुछ करना है, जिसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी समस्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, ये एक बहुत बड़ी समस्या सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के लिए भी है, और सिलीगुड़ी के चारों तरफ रिंग रोड बनना है ट्रैफिक को डीकंजेशन करने के लिए, वो एक बड़ी समस्या है, और एजुकेशन और हमारी शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसके अलावा भी केंद्र सरकार की चाहे वो एम्स हो या अन्य संस्थाएं हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, इस क्षेत्र में आने अति आवश्यक है, जिससे हमारे इस क्षेत्र के युवाओं को नौकरी करने के लिए बाहर जाना नहीं पड़े या घर बैठे बैठे बेरोजगार ना होना पड़े। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और साथ ही इस क्षेत्र में रहने वाले गोरखा, आदिवासी, राजवंशी, कोचे, टोटो, मेचे, राभा, हिंदी भाषी, बांग्ला भाषी तमाम समुदाय के लोगों के साथ जो वादा है कि दार्जिलिंग तराई डूवर्स में भारत के संविधान के अंतर्गत स्थायी समाधान करेंगे, और इसी तरह गोरखा समुदायों के 11 जनजातियां अभी भी जात गोष्ठी से छुटी हुई है, उनको पुनः उसमें बहाली करनी है। काम चल रहा है लेकिन उसको अंत तक लेकर के जाना है, उसमें और गति देनी है। तो ये तमाम काम करने हैं अगले 5 साल में, और सेवा ही धर्म है और राजनीति के माध्यम से एक बड़े परिवार को सेवा करने का अवसर मिलता है। मैं पार्टी का और तमाम लोगों का आभारी हूँ, और विशेष करके इस क्षेत्र की जनता का आज जिस तरह की भीड़ और जिस तरह का प्यार और जिस तरह का भरोसा आपने मेरे ऊपर दिखाया है, ये बताता है कि जो है आपने मुझे अपना परिवार माना है और अपना बेटे जैसा माना है, और आपने इतने स्नेह के साथ मुझे आज स्वागत किया। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ। शायद इस जीवन में तो मैं आपका ऋण कभी चुकता नहीं कर सकता, लेकिन प्रयास जीवन भर करता रहूँगा। क्या सोच है इस बार? सोच स्पष्ट है, स्थायी समाधान लेकर के हमारे पत्रकारों की सोच क्लियर नहीं है, या जो नेता पहाड़ में कुछ और सिलीगुड़ी में कुछ और बोलते हैं उनकी सोच में क्लियरिटी नहीं है, या तो इसको बहुत अपनी भाषा में जो गोरखा हमारे कुछ नेता हैं वो पहाड़ में जो है अपनी भाषा से परिभाषित करते हैं और मिलन मोड़ आते ही या दार्जिलिंग मोड़ आते ही भूल जाते हैं, फिर टीएमसी की भाषा बोलते हैं, उनको क्लियरिटी नहीं है। मेरे यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है, और भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा है, भारत सरकार कटिबद्ध है और स्थायी समाधान के हम निकट पहुँच चुके हैं। अब मुझे लगता है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोल गए तो मुझे लगता है अब कुछ बचा नहीं है, और मैं ऐसा मानता हूँ जो हमारी समस्याओं का समाधान है वो डीएम के पास नहीं हो सकता, वो जीटीए नहीं कर सकता, वो स्टेट नहीं कर सकता, केवल और केवल भारत का संविधान कर सकता है। दादा, विष्णु प्रसाद शर्मा जी आलादा राज्यों लेकर दावी पहले हमको ये समझना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति बयान देता है उसके पीछे कुछ ना कुछ राज होता है, और स्वाभाविक रूप से इतनी बात तो हम भी समझते हैं। पहली बात, कोई चुनाव लड़ना चाहता है, भारत का संविधान हमको ये अधिकार देता है, वो लड़े, मेरी शुभकामनाएं। ही इज एमएलए फ्रॉम बीजेपी। मैं वो आ रहा हूँ, मेरी उनको शुभकामनाएं। कोई भी चुनाव लड़ना, ऐसा एमएलए भी एमपी का चुनाव लड़ सकता है, ऐसा कौन से डिक्शनरी में लिखा है कि नहीं लड़ सकता? वो लड़ सकता है, लेकिन केवल चुनाव लड़ने के लिए और केवल पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए आप जो है जानबूझ करके ऐसे मुद्दों के बारे में आप बयान देते हो जो कल तक आप नहीं देते थे, मुझे लगता है वो उचित नहीं है। वो कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा है। अगर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है तो सीधा कहना मुझे चुनाव एमपी का चुनाव लड़ना है, लेकिन उसके लिए बहाने बनाने की आवश्यकता मुझे लगता है नहीं है, और साफ दिखता है कि बहाने बनाए जा रहे हैं। भीतरी और बाहरी की ये परिभाषा गढ़ी जा रही है, और जो है मतलब भूमिपुत्र और नॉन भूमिपुत्र, अब ये कौन तय करेगा? कोई एक नेता या एक व्यक्ति तय करेगा कि भूमिपुत्र क्या होता है और बाहरी पुत्र क्या होता है? भारत के संविधान ने जब ये अधिकार दिया है, तो अगर उस संविधान के विरुद्ध कोई बयान देता है यानी वो संविधान को नहीं मानता, वो भारत के कानून को नहीं मानता। मैं 5 साल यहाँ रहा और कभी भी मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मेरा जन्म दार्जिलिंग में नहीं हुआ, क्योंकि मैं जनता के बीच रहा। मेरा भूमिपुत्र की परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है, जो जनता के दुख में सुख में 24 घंटे उसके साथ खड़ा रहे, उनके मुद्दों के साथ रहे, वो भूमिपुत्र है। अगर विशेष उस व्यक्ति की आप करते हो बात, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, फिर तो करसंग की जनता भी भूमिपुत्र चाहती होगी एमएलए के लिए, तो आपको तो फिर भूमिपुत्र होने के नाते सिलीगुड़ी से चुनाव लड़ना चाहिए, फिर करसंग से क्यों? फिर हर बूथ का नेता भी यही चाहेगा उसका भी भूमिपुत्र होना चाहिए।
मुझे लगता है इसका कोई अंत नहीं है। अगर किसी के मन में लड्डू फूट रहे हो चुनाव लड़ने के लिए, वो चुनाव लड़े ना, मैं तो सीधा उनको शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है बहाने बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। दादा, लास्ट बार लगभग 4 लाख से ज़्यादा मार्जिन में आप जीते थे। इस बार बाहर का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, ELF बीजेपी के साथ है, अनित जी TMC के साथ है, बिनोद एंड एडवर्ड कांग्रेस के साथ है, तो बाहर का जो वोट है 3 हिस्सों में बांटेगा, तो इससे क्या होगा, बीजेपी को क्या लगता है? देखिए, ये ऐसा है, एक तो सिंपल सेम स्थिति 2021 में थी, दार्जिलिंग के 5 सीट हम जीते, सेम थी जो आप बोल रहे हो, लेकिन 5 सीट हम जीते। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, हमारी गठबंधन के जो साथी थे अभी तक सारे साथ में हैं। कुछ लोगों की बैठक कल परसों है, उसके बाद वो सहयोग करेंगे नहीं करेंगे वो उनका निर्णय है, वो तय करेंगे। बाकी सबके साथ मैं अभी संपर्क में हूँ, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र और नेतृत्व के ऊपर विश्वास करेगा वो भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक रूप से समर्थन देगा। और अगर मान लीजिए वो नहीं देता है, किसी और को समर्थन करता है, तो भी मुझे लगता है ये वो स्वतंत्र है और हर पार्टी अपना अपना सहयोगी दल चुन सकती है। लेकिन मेरा तो सीधा आरोप TMC से है। ये मेरा चुनाव अनित थापा से या किसी XYZ से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बनाम TMC है और बंगाल में सुशासन लाने का लिए ये चुनाव है। और जो TMC के नेता के रूप में उम्मीदवार बन करके हमारे गोपाल लामा जी खड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, उनको काफ़ी अनुभव भी है। मेरा बहुत ज़्यादा उनके साथ कभी संपर्क तो नहीं रहा। कई लोग कहते हैं व्यक्ति अच्छे हैं, स्वाभाविक रूप से अच्छे होंगे, उनको भी शुभकामनाएं। लेकिन जो सिंबल आप लेकर के घूम रहे हैं, याद रखना, इस सिंबल में अभी भी मुझे गोरखा जो शहीद हुए उनके खून के धब्बे मुझे आज भी दिखाई देते हैं। TMC को वोट देने का अर्थ है लोगों को शहीद करना। TMC को वोट देने का अर्थ है और संदेश खाली पैदा करना। TMC और ममता दीदी को सिंबल में वोट देने का अर्थ है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। TMC को वोट देने का अर्थ है अपनी बहन बेटियों के साथ जो लगातार बलात्कार और अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको बढ़ावा देना। TMC को वोट देने का अर्थ है युवाओं को बेरोजगार करना। TMC को वोट देने का अर्थ है सिस्टम की ऐसी तैसी करना। TMC को वोट देने का अर्थ है भारत के संविधान के और भारत के कानून को नहीं मानना। ये मतलब है TMC को वोट देना। मुझे लगता है हमारी जनता बहुत समझदार है, गलती नहीं करेगी। अब की बार 5 लाख पार। और मैं लगातार संपर्क में हूँ और मेरे उनके साथ सिर्फ राजनीतिक संबंध नहीं है, इस वजह से भी उनसे, उनके तमाम साथियों से मैं संपर्क में हूँ। ये उनको तय करना है और ये उनका अधिकार क्षेत्र है, और उनकी पार्टी के बारे में कोई टिप्पणी करना मुझे लगता है उचित नहीं है। जैसा उनको वो ठीक लगेगा उस हिसाब से उचित समय में वो अपना निर्णय आपको अवश्य सुनाएंगे।